हेलो एवरीबॉडी, यह है CBSE साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 11। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं हमारे बचे हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पार्ट 10 में हमारे बच गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सबस्टेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। प्रज्ञा ने कुछ 3 प्रकार के सबस्टेंस लिए, 3 तरह के केमिकल लिए और अलग अलग टेम्परेचर पर उनकी सोल्यूबिलिटी को, उनकी विलयता या घुलनशीलता को उसने टेस्ट किया, एग्जामिन किया और उसने कुछ डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जो आपको नीचे टेबल में दिखाया गया है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a unsaturated solution। तो टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसने। 100 ग्राम वाटर में उसने उस सबस्टेंस को घोला है। तो आप टेबल को यहाँ पे समझ सकते हैं आसानी से कि उसने किया क्या है। एक्चुअली उसने ये जो कंपाउंड्स लिए हैं आप देख पा रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है। और इनको अलग अलग टेम्परेचर पर उसने वाटर के अंदर 100 ml ऑफ वाटर के अंदर उसने इनको डिजोल्व किया। तो 283 केल्विन पर हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 100 ml वाटर के अंदर 21 ग्राम डिजोल्व हो पाता है ना। फिर उसने टेम्परेचर बढ़ाया, 293 केल्विन किया तो उसमें वह 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल पाई। फिर उसने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, 313 केल्विन किया तो वह और ज़्यादा उसमें पोटेशियम नाइट्रेट को घोल पाई और अब वह 62 ग्राम घोल पाती है। इस तरह से जैसे वह टेम्परेचर बढ़ाती जाती है उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्वांटिटी हमारे सॉल्यूट की बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी पहले भी करके देखी थी इन टेक्स्ट में कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो किसी भी पदार्थ की सोल्यूबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यदि किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसमें सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा हम सोल्यूट उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। हाँ, तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगता है और कठिन लगता है, लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट उसने लिया था, ठीक है, 100 ml वाटर में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि उसके पास वाटर है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम। यदि वह 100 ग्राम वाटर में घोलती है तो उसे कितना चाहिए होता है पोटेशियम नाइट्रेट, वो हम टेबल में देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट हमारा जो टेम्परेचर वह कितना दिया गया है, 313 केल्विन। तो देखिए 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट वह घोल पाती है 62 ग्राम, है ना। और उसने जो वाटर लिया है वह कितना है, 100 ग्राम। पहले वाटर लिया था उसने 100 ग्राम। तो यदि उसको 100 ग्राम पानी में घोलना होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है 62 ग्राम। यदि उसके पास, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उसके पास वाटर 50 ग्राम ही है ना। तो 50 ग्राम यानी वाटर आधा हो गया, सॉल्वेंट आधा हो गया, तो हमारा सॉल्यूट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। 100 ml में घुलता है 62 ग्राम, तो 100 ग्राम में घुलता है 62 ग्राम, तो 1 ग्राम में घुलेगा 62/100। तो उसी तरह से 50 ग्राम वाटर में घुलेगा 62/100 इंटू 50 ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और या फिर डायरेक्ट हम उसको आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक सॉल्यूशन के रूप में दिखाया गया है ना। तो देख लेते हैं इसको। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन इज 62 ग्राम, है ना। 100 ग्राम वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, है ना। तो उसको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर ना। अब हमारे पास वाटर की क्वांटिटी रह जाती है आधी, तो 50 ग्राम वाटर में वह कितना पोटेशियम नाइट्रेट घोल पाएगी। रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 62 इंटू 50/100 इज इक्वल टू आ जाएगा 31। देखिए 62 का जस्ट आधा है ना। तो आपको यदि इसको याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसे 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व होता है कितना, 62 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 62/100, है ना। और यदि 1 ग्राम में इतना होता है तो 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम वाटर में कितना डिजोल्व होगा, तो हम इसको कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये देखिए इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 62
अपॉन 100 इंटू 50, तो हमारा आ जाएगा वापस 31 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर बी, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। तो प्रज्ञा को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसने, है ना, 350 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का। यहाँ पर ही ध्यान रखिए क्या दिया गया है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। और उसने उस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, मतलब वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन, है ना। तो उसने यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को बढ़ा के सोल्यूबिलिटी बढ़ाई थी 353 केल्विन, आप टेबल में देख सकते हैं हमारे बिल्कुल लास्ट में है ना। तो उसने टेम्परेचर को बढ़ाकर यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड KCl की सोल्यूबिलिटी बढ़ाई थी 54 ग्राम, वह घोल पा रही थी 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो जैसे ही वह इस मिक्सचर को ठंडा करेगी उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारा मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, वह क्या होगा, धीरे धीरे सॉलिड में बदलना शुरू हो जाएगा और उसे क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो उसे क्या ऑब्जर्व करना होगा, वो क्या ऑब्जर्व कर पाएंगी लास्ट में, तो हम देखते हैं। द solubility ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज डिक्रीज when a saturated solution of potassium chloride loses heat at 353 केल्विन। तो जब उसकी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारे जो वाटर में पोटेशियम क्लोराइड है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी कॉन्सिक्वेंटली, है ना। यानी कि इस तरह से प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विच वुड हैव सरपास्ड इट्स सोल्यूबिलिटी एट लो टेम्परेचर। तो इस तरह से प्रज्ञा को क्या मिलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड के वहाँ पर क्रिस्टल मिलेंगे। हमने ऊपर हमारे टेक्स्ट बुक में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना सीखा था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर हम धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं। तो इस तरह से कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, साल्ट है, तो यदि हम उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, उसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो यदि आप इतना लंबा चौड़ा इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। बस इतनी सी आप लाइन लिख देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। देन सी, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, विच साल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो आपको प्रत्येक साल्ट के जितने उसने साल्ट गोले हैं यहाँ पर 4 तरह के, उनके 293 केल्विन पर आपको उसकी सोल्यूबिलिटी को दिखाना है, उसकी विलेयता को दिखाना है, और किस साल्ट की यहाँ पर सोल्यूबिलिटी जो है वह हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम किसकी है ना। तो हम टेबल देख लेते हैं एक बार। 293 केल्विन पर ये देखिए हमारा 293 केल्विन है ना, और इस पर उसने पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम गोला है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, सोडियम क्लोराइड गोला है 36 ग्राम ऑफ वाटर में, पोटेशियम क्लोराइड गोला है 35, देन अमोनियम क्लोराइड गोला है 37 ग्राम, है ना, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा वह किसको घोल पाई है, अमोनियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में घोल पाई है। तो हमारी सबसे जो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, 37 वाली अमोनियम क्लोराइड की हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। लिस्टेड बिलो इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ विच सॉल्ट एट 293 केल्विन। सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 32/100 ना, ये सोल्यूबिलिटी हमेशा ऐसे लिखी जाती है रेशियो के रूप में। देन सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की होगी हमारी 36/100, पोटेशियम क्लोराइड की 35/100 एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 37/100। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वाला भी लिखना है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट अमोनियम क्लोराइड साल्ट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूबिलिटी व्हेन कंपेयर टू एनी अदर साल्ट एट 293 केल्विन। तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वह हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी रखता है, तो इसको हमें अलग से एक बार और लिखना है। ठीक है, देन डी नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ साल्ट। किसी भी साल्ट की सोल्यूबिलिटी पर टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। तो हमने देख लिया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट, साल्ट के ऊपर, साल्ट की विलेयता पर तापमान का प्रभाव।
The table clearly depicts that the solubility of the salt is dependent upon the temperature and increase with an increase in temperature. तो हमने जो टेबल बनाई है, एक्सपेरिमेंट किया है, उससे बिल्कुल पता चलता है कि जो सोल्यूबिलिटी होती है साल्ट की वह टेम्परेचर पर निर्भर करती है और टेम्परेचर के बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. With this, we can infer that when a salt arrives at its saturation point at a specific temperature, there is no propensity to dissolve more salt through an increase in the temperature of the solution. तो ये भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी इन्फर कर सकते हैं, ये भी पता लगा रहे हैं कि जब कोई भी साल्ट उसके सेचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है ना, तो उसका जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है तो उसके बाद उसमें हमारे सॉल्वेंट में उस क्वांटिटी से ज़्यादा हम साल्ट को नहीं घोल पाते हैं. ठीक है, और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और अधिक उसमें हम घोल पाते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है. ऐसा नहीं है कि आप अनंत तक टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और अनंत तक उसमें घोलते जाओ. ठीक है, ये फिक्स रेट होती है. देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल. आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड, सस्पेंशन, सॉल्यूशन. तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है एग्जाम्पल सहित. तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन को. हमारा संतृप्त विलयन क्या होता है? It is that state in a solution at a specific temperature when a solvent is no more soluble without an increase in the temperature. तो यह किसी भी सॉल्यूशन का ना वह विशेष तापमान होता है या किसी विशेष तापमान पर किसी सॉल्यूशन की वह अवस्था होती है जब किसी सॉल्वेंट में बहुत अधिक या उस मात्रा से अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता विदाउट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब तक कि हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा देते. एग्जाम्पल, एक्सेस कार्बन लीव्स ऑफ एज बबल्स फ्रॉम अ कार्बोनेटेड वाटर सॉल्यूशन सेचुरेटेड विद कार्बन. तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन पहले पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा है, कई बार ये आ चुका है हमारे. जब हम मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 ml वाटर लिया है ना, और इसको हम नीचे से अभी गर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में इसको गर्म करेंगे, और इसके अंदर हमने डालना शुरू किया साल्ट. मान लीजिए हम साल्ट डाल रहे हैं ना, शुगर या साल्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं. तो 1 चम्मच डाल दी, 2 चम्मच डाल दी, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें फिर साल्ट घुलनशील होना बंद हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने बर्नर को ऑन किया है ना, इसमें हीट गई और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आया और फिर हमने 1-2 चम्मच और साल्ट उसके अंदर डाल दिया. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम साल्ट और ज़्यादा घोल पा रहे हैं. इसका मतलब इस मिक्सचर की या सॉल्यूशन की हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो यही हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि एक अवस्था है ना, एक विशेष तापमान वाली अवस्था उस सॉल्यूशन की जिसके बाद हम उसमें और अधिक साल्ट नहीं घोल पाते हैं. जब हम मैक्सिमम क्वांटिटी तक घोल देते हैं उसके बाद हम नहीं घोल पाते हैं, ऐसी अवस्था को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना. संतृप्त का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से जिसका पेट भर जाता है ना, उधाब जाता है, तो हम उसे कहते हैं सेचुरेटेड या संतृप्त, पूरी तरह से फुलफिल, अब उसमें और घोलने की संभावना नहीं है. देन हमारा बी आता है प्योर सब्सटेंस. प्योर शुद्ध पदार्थ क्या होता है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और कंपाउंड. ना, तो हमारा जो प्योर पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, हम उसे शुद्ध कब कहते हैं? जब उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कंपाउंड होते हैं ना, एक ही प्रकार के एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं विदाउट एडल्ट्रेशन विद एनी अदर सब्सटेंस और एनी डाइवर्जेंस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, है ना. और उसके अंदर कोई दूसरी एडल्ट्रेशन यानी मिलावट नहीं होनी चाहिए और कोई दूसरा पदार्थ या कोई दूसरी भिन्नता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में भी, क्योंकि कुछ हमारे जो पदार्थ होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी विशेष होते हैं और उनमें यदि कोई भिन्नता आती है तो भी हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं कहते हैं. तो हमारे जैसे एग्जांपल हैं सल्फ़र, है ना. सल्फ़र हमारे येलो कलर का पाउडर होता है और पूरे पाउडर में हमारे सल्फ़र एलिमेंट ही होता है. सल्फ़र हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट होता है ना. इसी तरह से हमारा डायमंड है, डायमंड भी एक हमारा एलिमेंटल कंपाउंड है ना, और ये किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, और पूरा डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है. तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ की मिलावट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे. देन आता है हमारा सी नंबर पे कोलाइड. कोलाइड, अ कोलाइड इज अ होमोजीनियस
नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस दैट कंप्राइजेज ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्टेंस दैट वुड बी स्कैटर्ड थ्रू अनदर सबस्टेंस। तो एक कोलॉइड हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हमने पढ़ा है पहले। नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस होता है ना, यानी कि इसको यदि हम ठंडा करेंगे तो यह क्रिस्टल में नहीं बदलता है। दैट कंप्राइजेस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर सब, और इसके अंदर किसी विशेष प्रकार के सबस्टेंस के बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स मिले होते हैं। हमने पढ़ा था 10⁻⁹ से बड़े इसमें पार्टिकल्स होते हैं, है ना। 1 नैनोमीटर से बड़े इसमें पार्टिकल होते हैं। तो इसमें दैट वुड बी स्कैटर्ड थ्रू अनदर सबस्टेंस। तो इसमें हमें जो सबस्टेंस मिलाया गया है उसके पार्टिकल्स मीडियम साइज़ के होते हैं सॉल्यूशन, और जो हमारा सस्पेंशन होता है उन दोनों से मीडियम साइज़ के पार्टिकल हमारे कोलाइड में होते हैं। द पार्टिकल्स इन अ कोलाइड कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड वाया सिंपल फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। और कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल सिंपली छान कर या सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। सच एज सस्पेंशन एंड डू नॉट सेटल, है ना। सस्पेंशन की तरह हम उनको फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह नीचे भी नहीं बैठते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ब्लड है, इंक है, ठीक। तो इस तरह से हम कोलाइड को डिफाइन कर पाएंगे। देन सस्पेंशन हमारा एक विशेष प्रकार का मिश्रण होता है ना, मिक्सचर होता है। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और एक किस तरह का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कंप्राइजेज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर इनसॉल्युबल बट आर सस्पेंडेड इन द मीडियम। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं वह इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और वे उस मीडियम में यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, वैसे ही छितरे हुए रहते हैं। दिस पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड आर नॉट माइक्रोस्कोपिक बट विजिबल टू बेयर आइज। ये पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, बहुत छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, और ये हमारी बेयर आइज नंगी आँखों में ये हमें दिखाई देते हैं। एंड आर लार्ज एनफ, यूजुअली लार्जर देन 1 माइक्रोमीटर। और यह 10⁻⁻⁶ जिसे हम 1 माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर से ये बड़े होते हैं ना। टू अंडरगो सेडिमेंटेशन, और ये सेडिमेंटेशन इसमें होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है, वाटर, इसके अंदर हमने सेंड के पार्टिकल डाले हैं, डिजोल्व किए हैं, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद उसके जो सेंड के पार्टिकल हैं, मिट्टी के पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंशन में हमें सेडिमेंटेशन भी दिखाई देता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर कुछ मिक्सचर लिखे गए हैं, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी। आपको इनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासीफाई करना है ना। तो हम इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं, है ना। फॉलोइंग इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन सबस्टेंस इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप देख पा रहे हैं हमारा सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर में आ रहे हैं, और वुड, एयर, सॉइल, है ना, इन सब में क्या होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और यह अनइवेनली मिक्सड होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, दे आर अनइवेनली मिक्सड, ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है, आपको पता नहीं है कि वो कोई केमिकल है या वाटर है ना, तो वह प्योर वाटर है कि नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वी कैन कन्फर्म इफ़ अ कलरलेस लिक्विड इज़ प्योर बाई सेटिंग इट टू बॉयल, ना। तो हम उस कलरलेस लिक्विड को बॉयल करके इस बारे में पता लगा सकते हैं कि वह प्योर है या नहीं है। If it boils at 100 डिग्री सेल्सियस इट इज़ सेड टू बी प्योर। यदि वह फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू कर देता है तो इसका मतलब क्या है, वह प्योर वाटर है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट वी इन्फर दैट वाटर इज एडेड इम्प्योरिटीज हैंस नॉट प्योर। तो यदि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होगी ना और वह प्योर नहीं होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सिर्फ वाटर ही 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सबस्टेंस है वह प्योर है या नहीं, यानी हमारा वाटर प्योर है या नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सबस्टेंस। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ की यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, उनको अलग करना है। तो हमें जो सबस्टेंस दिए गए हैं वे आइस, मिल्क, आयरन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर, इनको हमें अलग अलग
करना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है उनमें सिर्फ आयरन है, आइस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और मरकरी है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक कंपाउंड होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ऊपर कि कोई भी ऐसा एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो कि उसके अंदर कोई भी दूसरी अशुद्धि ना मिली हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है ना, और मरकरी है, मरकरी तो प्योर एलिमेंट है, तो ये तो प्योर है ही सही। आयरन भी हमारा प्योर एलिमेंट है। आइस, आइस हमारा वाटर होता है, यदि वह प्योर वाटर का बना हुआ है ना आइस, तो वह भी हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से हम इनको यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं आराम से। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। यहाँ पर कुछ मिक्सचर दिए गए हैं, इनमें से आपको सॉल्यूशन का पता लगाना है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन कौन है। तो सॉइल, सी वाटर, एयर और कोल, ठीक है, इनमें से सॉल्यूशन कौन कौन है। इसके अलावा सोडा वाटर भी इसमें शामिल है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी वाटर, एयर और सोडा वाटर है ना, इन 5 में से हमारे सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन है। सी वाटर, एयर और सोडा वाटर आर सॉल्यूशन। और जो है हमारे जैसे कोल है, कोल हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन हम उसको नहीं कह सकते और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो सी वाटर, सोडा वाटर और एयर हमारे यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है। सॉइल भी हमारी दे आर सॉल्यूशन एंड सॉइल एंड कोल आर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन कौन हमें टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि हमारे जो सोल होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, सोल का मतलब कोलाइड्स, और सस्पेंशन होते हैं, उनके पार्टिकल्स हमारे ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं और किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हेट्रोजीनियस रूप से मिले होते हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। और जब हम इनके ऊपर टॉर्च की लाइट डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इसके अंदर लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कहते हैं यह क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो हमें यहाँ पर हमारे जो सोल हैं और सस्पेंशन है, इनको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सबसे पहले दिया गया है साल्ट सॉल्यूशन। हम नमक को घोलते हैं वाटर में तो बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए इसमें तो टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। देन मिल्क, मिल्क हमारा सोल होता है ना, हम इसको कोलाइडल भी बोलते हैं, सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। मिल्क क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। देन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमने एक्टिविटी में करके देखा था है ना, कॉपर सल्फेट बहुत अच्छा एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए यह भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। देन स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च वाटर के अंदर पार्शली सोल्यूबल है ना, अच्छे से नहीं घुलता है, बहुत जल्दी नहीं घुलता है, इसलिए यह भी हमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा है ना। जैसे आटा हम घोलते हैं वाटर के अंदर तो एकदम से नहीं घुल जाता है ना, और उसके पार्टिकल्स हमें टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, वहाँ पर हमें सस्पेंशन टाइप मिलता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें, मिल्क और स्टार्च ही टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। तो हम लिख देंगे टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ओनली मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन फ्रॉम द अबव मेंशन लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिर्फ मिल्क और स्टार्च यहाँ पर क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमने पढ़ा है टेक्स्ट में हमारे कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, तो हमें उसी में इसको डिफाइन करना है या अलग अलग करना है। हमारे कौन एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 टोटल एलिमेंट्स है ना। उन्हीं एलिमेंट के मिलने से हमारे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से कंपाउंड या यौगिक बनते हैं, तो हम उनको भी पहचान पाएंगे। और जो हमारे मिक्सचर होते हैं वे तो बिल्कुल अलग ही हमें दिखाई देते हैं है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पर अलग कर पाएंगे है ना। मिक्सचर हमारे होमोजीनियस भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन भी हो सकता है, सोल भी हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सोडियम है वह हमारा एलिमेंट है ना, सिल्वर है वह भी हमारा एलिमेंट है, टिन है SN वह भी हमारा क्या है, एलिमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर सिलिकॉन है, सिर्फ यही हमारे क्या है, एलिमेंट है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर सिर्फ 4 क्या है, हमारे एलिमेंट है। फिर हम देख लेते हैं कंपाउंड्स कौन कौन है। तो एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनते हैं, ये हमें पता है। तो जैसे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 तरह के एटम मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड। इसी तरह से हमारे दूसरे कंपाउंड जो होंगे यहाँ पर वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, जिसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है। कंपाउंड में आप ध्यान रखिए, जिसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसको हम कंपाउंड कह सकते
हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंपाउंड है और उसके अलावा मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4, तो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं है ना, उनको हम क्या कह देंगे, दे आर मिक्सचर। तो हमारे और कौन कौन बच गया, सॉइल बच गया, शुगर सॉल्यूशन बच गया, है ना, कॉल बच गया, एयर बच गया और ब्लड बच गया, सोप बच गया। ये सब हमारे क्या हैं, मिक्सचर हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर टेबल बना लेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर की। हमारे एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन आ रहे हैं, एलिमेंट्स में हमारे सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और मिक्सचर में सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, ब्लड एंड सोप। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने पढ़ा है टेक्स्ट में कि केमिकल चेंज होना कब कहेंगे, जब कोई पदार्थ एक सब्सटेंस है, उसकी किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन होती है और उन दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, कोई एक नई चीज़ बन जाती है तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें वही फाइंड करना है केमिकल चेंजेस कौन कौन है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह तो एक फिजिकल चेंज है ना, प्लांट की उसकी हेल्थ हाइट बढ़ रही है तो वह तो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Fe, सिंबल है आयरन का Fe, लेकिन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करता है तो बना देता है Fe2O3.XH2। एक्स का मतलब यहाँ पर वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारा होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये जंग है और आयरन को इसने बदल दिया एक नए कंपाउंड में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। देन मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग सैंड, यदि हम आयरन के साथ सैंड को मिक्स कर देते हैं ना, सैंड के पार्टिकल मिक्स कर देते हैं, सैंड हमारा एक अलग ही कंपाउंड है, तो ये आसानी से अच्छे से मिल नहीं पाते हैं और हम इनको आसानी से दोबारा अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। देन कुकिंग ऑफ फूड, यदि हम भोजन पका रहे हैं तो भोजन पकाने से क्या होता है, उनमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं, उसको स्वाद बदल जाता है, टेक्सचर बदल जाता है, उसकी शेप साइज बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन के पकाना क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। जैसे हमने रोटी बनाई गेहूं के आटे से, तो क्या हम रोटी से वापस गेहूं का आटा प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं ना, क्योंकि वो एक नई चीज़ बन गई, नया पदार्थ बन गया है। तो कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है। देन डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उनके अंदर हमारे फूड का डाइजेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वह किस में होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वह टूट जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इस तरह से आपने देखा डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 3 चीज़ों में हम केमिकल रिएक्शन देख पा रहे हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर आंसर के रूप में सॉल्यूशन में लिखनी है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है अभी उसमें 2 और बाकी हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यदि हम वाटर को फ्रीज करते हैं, उसकी आइस बना लेते हैं, वाटर को फ्रीज करके क्या बना लेते हैं, आइस, तो यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलाना, तो यहाँ पर जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें जो कार्बन होता है वह जलता है और वह क्या बना लेता है, CO2, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन कंपाउंड क्या बना लेते हैं, CO2 एंड वाटर बना लेते हैं, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, एक केमिकल चेंज में आएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, digestion of food, cooking of food and rusting of iron, there are 4 chemical changes in this question। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर समझ में आए या नहीं, आप कमेंट करके बताएं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।